अली एजाज ऑफिशियल चैनल में मैं आप सबको एक दफ़ा फिर वेलकम करता हूं। आज जिस बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसमें लोग बड़ी रेयरली और बड़ा कम बात करते हैं। मैदा, जिगर, इस तरह की सब चीज़ों पे लोग बात करते हैं, बट हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा एलिमेंट भी है, एक जिस्म का ऐसा हिस्सा भी है जिसके बारे में लोग कभी बात नहीं की, और अगर की भी है तो बहुत कम किया। आज हम डॉक्टर इरफान मलिक साहब से बात करते हैं जो कि मशहूर पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। उनसे बात करते हैं लंग्स हमारी लाइफ में क्या रोल अदा करते हैं और इनको कैसे महफूज किया जा सकता है, स्पेशली आने वाले दिनों में ये जो मौसम आ रहा है। जी डॉक्टर सर, ये जो आगे मौसम आ रहा है स्मोक का, जो एनवायरनमेंट पोल्यूशन है, हमारे हर दफ़ा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हम मास्क पहनना शुरू कर देते हैं। सर, इस मौसम से हम कैसे जान छुड़ा सकते हैं, पहले तो ये बताएं सर। ये तो बड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछा कि कैसे जान छुड़ा सकते हैं। देखिए, पहली बात तो ये याद रखें, ये जो स्मोक की स्पेसिफिकली आप बात कर रहे हैं, ये मैन मेड फिनोमेना, ये हमारा अपना गिफ्ट है हमारी अपनी अगली जनरेशन को। ठीक है। ये मल्टी फैक्टोरियल है, यानी इसके होने की बहुत ज़्यादा वजूहत हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली अपने शहर की लाहौर की बात करूँ तो लाहौर में जो स्मोक बनती है उसका मेजर कंट्रीब्यूटर 81 से 83% सिर्फ ऑटोमोबाइल है, व्हीकल्स हैं जो आपके लाहौर में। और एक मुताबिक अंदाजे के मुताबिक हमारे यहाँ 48 लाख बाइक रजिस्टर्ड हैं और 3 लाख अनरजिस्टर्ड, 51 लाख बाइक्स आपके पास मौजूद हैं, और 7.8 मिलियन गाड़ियाँ इस रोड पे ट्रैवल कर रही हैं लाहौर में। सो ये एक सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर है। फिर वो कंट्रीब्यूटर जिसको हम बहुत ज़्यादा ओवर एम्फसाइज़ कर लेते हैं, फसलों को जलाना, ये नहीं कि उसका रोल नहीं है, लेकिन वो 3 से 5% तक उसका रोल आता है, बाकी चीज़ें इसके अलावा हैं। सो अगर हम ओवरऑल देखें तो फिर इसका मतलब है जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है जिसमें हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं, उसमें कोई मेजर चेंज लेके आएंगे तो हम इसको बेहतर कर सकते हैं। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट इशू जिस पे बहुत कम बात की जाती है वो है हमारा पॉपुलेशन बम। जिस तरह तेज़ी से हम अपनी आबादी को बढ़ा रहे हैं और बढ़ रही है, और एक मुताबिक अंदाजे के मुताबिक आने वाले कुछ महीनों में या साल में हो सकता है कि हम इस दुनिया का तीसरा बड़ा आबादी वाला मुल्क बन जाए। तो अगर आप लाहौर को सिर्फ 30 साल पीछे ले जाएं, इसकी आबादी, इसकी कंस्ट्रक्शन को देखें, तो शायद आपको राइट लेफ़्ट पे दाएं बाएं हरे भरे खेत नज़र आते होंगे, बड़े बड़े दरख्त नज़र आते होंगे। वो कहाँ गए हैं? वो सारे दरख्त, वो खेत जो हैं वो कंक्रीट में दब गए हैं सर। बिल्कुल एक कॉलोनियों का शिकार वो बन गए हैं। सो जो पुराना लाहौर जिसको हम बड़े शौक़ से बच्चों को दिखाने के लिए कोशिश करते हैं कि वहाँ जाएं, वो लाहौर जो उन्होंने बनाया, उसकी एक चीज़ तो फिर मुझे बड़ी अट्रैक्ट करती है कि उसको किले में उन्होंने मैसूर कर दिया, यानी उन्होंने अपने आप को, अपनी आबादी को लिमिट किया हुआ था, वॉल में कर दिया। ठीक। सो क्या यही सोल्यूशन हमें भी रखना चाहिए था? हमने दीवारें तोड़ दी और हमने दरख्त भी काट दी और आबादी को बेहंगम बढ़ने दिया, और अब हम उसका खमियाजा भुगतना शुरू हो गए। सो ये फैक्टर्स हैं जो इसका मेजर रोल प्ले करते हैं। वन पे वन हम देखते हैं कि हमारे पास। अच्छा सर, ये तो आपने बता दी कि ये फैक्टर्स थे, बट अब इन फैक्टर्स का जो हमारी सेहत पे असर पड़ रहा है वो आप क्या देखते हैं? मेरे एक रिसर्च पढ़ रहा था, उसमें बताया गया कि अगले कुछ सालों में जो ज़्यादातर मौत होंगी वो लंग्स इन्फेक्शन और लंग्स की बीमारियों की वजह से। बिल्कुल आपने ठीक है, लेकिन इट्स बीन मोर देन 13 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। ठीक है। जब हमने अपने बड़ों से सुना तो वो कहते थे कि जो लंग डिजीज़ है ना यार, वो टेम्परेरी होती हैं, फिर ठीक हो जाती हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस अगर आपसे शेयर कर दूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा पेशेंट मैं टैकल कर रहा हूँ ऐसे। तो वो पेशेंट्स हमारे ख़त्म ही नहीं हो रहे। इतने पेशेंट्स हैं रेस्पिरेटरी डिजीज़ के, इतने पेशेंट्स हैं, और एमरजेंसी में अगर आप जाएं तो कम से कम 1/3, 1/3 जो आपके पास एमरजेंसी होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ सांस के मरीज़ों से इसका ताल्लुक़ होता है। और इसमें इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को अंडर एस्टिमेट ना करें, ये मेजर कंट्रीब्यूटर है। हमारे बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी जिसमें लाहौर, कराची, पेशावर, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला, इनमें ये एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। एक आम शख्स एक दिन में 2000 गैलन तक हवा अंदर लेके जाता है। 2000 गैलन अडल्ट की बात करूँ तो ये आप देखें 2000 गैलन हवा में है क्या। और जिस पे अब हम बड़ा, मतलब मीडिया ने हमेशा मेरा बड़ा साथ दिया, बड़ा वाइब्रेंट मीडिया रहा हमेशा, वो बात करता है, और हम अक्सर आवाम समझती है कि जी ये जो स्मोक है ये शायद इसी महीने में है। तो ये इनविजिबल किलर, ना दिखाई देने वाला जो किलर है, ये थ्रू आउट द ईयर है, लेकिन ये विजिबल इन मौसम में। तो बदकिस्मती से जब हम इस पोल्यूशन वाली हवा में सांस लेंगे तो इसके आने वाले असरात तो हम देख रहे हैं, वो बड़े ख़तरनाक हैं, बड़े भयानक हैं। हमें मरीज़ जो हैं वो दमे के मिल रहे हैं जिनकी फैमिली में दमा नहीं था, जो स्मोकिंग नहीं करते थे उनके स्मोकर्स जैसे लंग हम देख रहे हैं। इन्फेक्शन ज़्यादा होना शुरू हो गई, अमवात ज़्यादा होना शुरू हो गई।
और डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, ये तो आपने एक इसका फैक्टर बता दिया, आपके पास जिस तरह रोज़मर्रा के पेशेंट्स आते हैं, मैंने सुना ये घर में जो कारपेट होते हैं, जो पर्दे होते हैं, ये भी कुछ लंग्स पे कुछ इफेक्ट डालते हैं, क्या ये सच है कि कोई एक मिथ है वैसे? नहीं, बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये जो आपके कारपेट हैं स्पेसिफिकली और जो पर्दे हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट रीज़न है दमे को अनकंट्रोल करने में। यानी जिस घर में अगर किसी शख्स को दमा है, उस घर में ये चीज़ें मौजूद हैं, स्पेसिफिकली मैं कारपेट की बात करूं, तो वो उसका दमा जो है, उसका कंट्रोल जो होता है वो मुश्किल हो जाता है। इसके अंदर बहुत से ऐसे जो बग्स होते हैं, छोटे आप समझ लें कीड़े, जो कि उसको कंट्रोल करते हैं। प्लस इसके अंदर धूल भी इकट्ठी हो जाती है। फिर आप उसको झाड़ते हैं मिट्टी उससे, झाड़ू से। हमारी सफाइयों के भी तो अपने तरीके हैं ना जी, बिल्कुल ही। वो हमने प्रॉपर वैक्यूम तो करना नहीं है, बिजली भी हमने बचानी है, तो वो झाड़ू से हम करते हैं। हमारा ख्याल है कि वो सेटल हो गया और वो मिट्टी ऊपर उठती है, उसके बाद दोबारा आके उसी जगह पे सेटल डाउन कर देती है। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिगर है अस्थमा को अनकंट्रोल करना। अच्छा सर, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ऑफिसेज में, कॉलेजेस में, लोग अब सिगरेट की जगह एक नई चीज़ ने ले ली है, वो है ई सिगरेट, जिसको हम कुछ लोग ई सिगरेट, कुछ वेप पीते नजर दिखाई। आपको कैसा लगता है कि स्मोकिंग ज़्यादा खतरनाक है या ये ई सिगरेट और ये जो वेप पीते हैं आजकल की नौजवान नस्ल, ये ज़्यादा खतरनाक है? तो दोनों ही, बट इसमें फ़र्क बता दें कि ज़्यादा कौन सा अफेक्टेड करता है। देखिए, यहाँ पे बात जो मैं कर रहा हूँ एज ए क्लिनिकल सेक्रेटरी पाकिस्तान जैसे सोसाइटी पंजाब की लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, हम इस पर कैटेगरिकली बात कर चुके हैं और मल्टीपल टाइम कह चुके हैं कि दोनों ही खतरनाक है। दोनों ही खतरनाक नहीं सर, खतरनाक तो है, इक्वल खतरनाक है। इस पे हम ज़्यादा जोर नहीं देंगे, आगे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, एक चीज़ को देखिए कि इंडस्ट्री क्या हमसे इतनी सगी हो गई है कि वो हमारे बच्चों को या हमें ऐसी चीज़ देना चाहती है जो हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छी हो। लॉजिकली सोचें, हम इस बात को सोचें। अब आप देखें कि सिगरेट में क्या चीज़ है जिससे वो एडिक्शन पे जाता है, तो उसमें एक इंग्रेडिएंट है जिसका नाम है निकोटीन। निकोटीन, ठीक है। अगर सिगरेट से निकोटीन निकाल लें तो शायद सिगरेट से मरीज़ या ना तो उसका शिकार हो, उसका आदी हो, ना ही अगले नशे की तरफ जाए। ये निकोटीन किसी ना किसी फॉर्म में वेप में मौजूद है। इसका मतलब है एडिक्शन तो वहाँ पे रहेगी, उसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल सिंपल से फॉर्म में मैं आपको बात करता हूँ। अब इसके साथ हो क्या रहा है, आप लोगों ने, मीडिया ने, डॉक्टर कम्युनिटीज़ ने और सोशल वर्कर्स ने बात करके आपने उनके जो सिगरेट वाले डब्बे थे उस पर बेहुदा किस्म की तस्वीरें बना के उनको इतना अवेयर कर दिया जी सर, कि वो जो है लोगों में अब जो सिगरेट था वो अंदाज़ा होना शुरू हो गया कि यार ये ख़तरनाक है। अब हमने एक नया गेमिक्स क्रिएट किया अपनी यूथ के लिए, जो जनरेशन जी है जिसको गैजेट्स बहुत पसंद है, तो उनको हमने काबू करने के लिए कहा कि ये तो सिगरेट का धुआं ही नहीं, क्योंकि वेपर बनते हैं हीट से। फिर कहा इसमें फ्लेवर है। अब फ्लेवर जो कलर है उसको टेस्ट करने के लिए अल्लाह ने जो हमें ऑर्गन दिया है वो टेस्ट बड है। हमारी वो हवा की थैलियाँ नहीं है जो उसको टेस्ट को, फ्लेवर को टेस्ट करेंगी। तो वो जो फ्लेवर आप अंदर लेके जाते हैं वो अंदर जाके कैंसर का बायस भी बन सकते हैं। आपको पता है कि इसके साथ कोई 2,500 के करीब बच्चे बड़े बीमार हुए शुरू में, और उसमें से इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 50 या 60 के करीब बच्चों की डेथ हो गई थी। और उस वक्त पता लगा कि एक इंग्रेडिएंट है, उसको THC कहते हैं, वो इंग्रेडिएंट की वजह से जो है ये हुई है, उसको बाहर के ममालिक में तो शायद फिल्टर कर लिया। आप हमारे मुल्क में रूल्स को समझते हैं, यहाँ पे आपको वेब 500 का भी मिल रहा है, यहाँ पे वेब आपको 50,000 का भी मिल रहा है। तो जो 500 के वेब में केमिकल है वो कहाँ से फिल हो रहे हैं? लोकल सर, हम तो आप लोगों की तरफ से देख रहे होते हैं, हर दूसरे दिन खबर आ रही होती है कि जी 2,500 जो गैलन, जो पता नहीं टन जो दूध है वो बहा दिया गया, कोई वाली वायरस नहीं है। तो उसको कौन चेक कर रहा है? कोई भी नहीं। तो वेब के हम बिल्कुल अगेंस्ट हैं। वेब में एडिक्शन भी है, जो बच्चे वेप करते हैं उनकी मेमोरी इम्पेयर होती है, यानी याददाश्त कम हो जाती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, और वो उसका शिकार हो जाते हैं, चिड़चिड़े होना शुरू हो जाते हैं, उनकी स्लीप ख़त्म होना शुरू हो जाती है, और इससे हार्ट का इशू भी डेवलप हो रहे हैं, ये कैंसर का बायस बन सकते हैं। फिर यही वेप, इसके अंदर एक बैटरी नुमा चीज़ है नीचे, ठीक है। आप देखिए कि इसकी मिकदार एक ज़माने में इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि इस बैटरी को डिस्कार्ड करने की जगह ही आपकी दुनिया में खत्म हो गई। सो ये तो मुझे जो है वो ये एनवायरनमेंट पोल्यूशन के साथ कनेक्टेड होगी। सो वेप जो है बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे कि आप बता रहे हैं आपके पास माशाल्लाह भी कहूँगा, बट पेशेंट्स भी हैं, आप क्या कह सकता हूँ सर, आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं उसमें कुछ होते हैं पेशेंट जो बाय बर्थ अस्थमैटिक होते हैं, कुछ आजकल आप देख रहे हैं एनवायरनमेंट की वजह से भी इसका ज़्यादा पेशेंट आपकी तरफ टर्न आउट हो रहा है। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा है आपने सवाल पूछा। देखिए, एक हमारी बीमारी है स्मोकर्स दमा, इसको हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं COPD। ठीक है। COPD
इसको जब हम पढ़ते थे शुरू में तो कहते थे इसकी मेजर जो रीज़न है वो स्मोकिंग करने वाले हैं। अब एक टेक्नोलॉजी आ गई COPD, P स्टैंड फॉर पोल्यूशन। तो ये पोल्यूशन से भी होती है, यानी जो दमा है वो पोल्यूशन से भी हो रहा है। और पोल्यूशन से होने वाले दमे में और आम दमे में फ़र्क सिर्फ ये है कि जो पोल्यूशन वाला दमा है वो रिवर्स नहीं करता, आम दमा रिवर्स करता है। आम दमा क्योरेबल है और पोल्यूशन वाला नहीं है। कंट्रोलेबल है, क्योरेबल तो हम उसको भी नहीं कहते, लेकिन कंट्रोलेबल इस वजह से कि वो जो उसकी सिम्टम्स हैं और जो उसकी सोजिश है वो रिवर्स कर सकती है, ठीक है, इसकी नहीं करती, ये प्रोग्रेस करती है। तो हम पोल्यूशन में रहने वाले ऐसे मरीज़ देख रहे हैं, बच्चे स्पेसिफिकली, जिनमें अलामात आती है खांसी, सांस में सीटियों की आवाज़ का आना, सांस का फूलना, पहले कभी कभी किसी मौसम में, फिर मुश्किल रहना। और अगर हम उनकी फैमिली से पूछते हैं तो ना किसी को कोई स्मोकर है उनकी फैमिली में, अगर फैमिली में पूछते हैं किसी में दमा एलर्जी नहीं है। तो ये वही बच्चे, ये वही अडल्ट हैं जो इस इन्वायरमेंट में रहने की वजह से जिनके लंग डैमेज होना शुरू। अच्छा सर, एक कॉमन क्वेश्चन किया जाता है, मुझसे भी कुछ लोगों ने कहा डॉक्टर साहब के पास जा रहे हैं तो ये पूछिएगा, कुछ लोगों को सर ये जो रेशा है ये गले में गिरता है, जिसको हम पंजाबी ज़बान में केरा कहते हैं, तो इससे लोग बड़े प्रॉब्लमेटिक है। सर ये जेनेटिक भी होता है या ये भी पोल्यूशन से इसका भी कुछ लेना देना है? क्योंकि जैसे ही मौसम चेंज होता है लोगों में इसकी शिद्दत आ जाती है। तो सर ये ज़रा इस पर कुछ बताइए। देखिए, एलर्जी को अगर हम एज अ होल देखें तो इसके अम्ब्रेला के अंदर अगर हम स्किन की एलर्जी की बात करें तो स्किन पे खारिश होना, थप्पड़ से बन जाना, इसको अर्टिकेरिया कहते हैं, ये स्किन में एलर्जी है। ठीक है। अपर एयरवे में अगर एलर्जी हो तो उसकी अलामत छींकों का आना या केरा के गले में गिरना है। यही अलामत जब अगर यही एलर्जी फेफड़ों के अंदर जाएगी तो खांसी, सांस में सीटियों की आवाज़ का आना, चलने से सांस का फूलना, सांस में तंगी। तो मैनिफेस्टेशन ये एलर्जी की ही है। और जब हम एलर्जी या दमा की बात कर रहे हों तो 80 to 90% प्रोबेबिलिटी है कि वो फैमिली में होगा। 10% वो है जिसको हम इन्वायरमेंटल या अदर फैक्टर की वजह से। और जब आप कहते हैं वेदर चेंज होता है तो वेदर चेंज होने में बिकॉज यूजुअली या सर्दी होगी या हल्की हल्की गर्मी स्टार्ट होगी तो उस वक्त जो आपका नोज़ है वो एक ह्यूमिडिफायर का रोल प्ले करता है, यानी वो हवा को या उसने नॉर्मल करना होता है या थोड़ा सा गर्म करना होता है। ठीक है। तो ये जो सेंसिटिव लोग होते हैं उनमें ये जो एलर्जन जो एनवायरनमेंट में फिर रहे हैं ये अंदर जाते हैं और उनको छींकों का बायस बनते हैं। सर इसका सोल्यूशन क्या है कि वो करें क्या है? मौसम चेंज में मास्क पहन लें, अपनी एलर्जी का कोई वैक्सीनेशन लगवाएं या क्या करें सर? देखिए, पहली बात बिल्कुल आपने ठीक की। जब हम समझते हैं कि एक्सपोजर से चीज़ें ट्रिगर होती हैं तो एक्सपोजर को अवॉइडेंस इज़ द बेस्ट पॉलिसी। मीन मास्क तो पहने और ऐसी जगहों पे जहाँ पे स्मोक वगैरह एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, स्मोकिंग है, पैसिव स्मोकिंग से अवॉइड करें। ठीक हो गया। अच्छा, फिर वैक्सीनेशन बड़े रोल प्ले करती है। ये जो फ्लू वैक्सीनेशन है ये कॉस्टली नहीं, इतनी कि हम बर्गर खा जाते हैं। ये साल में एक दफ़ा लगनी, इसी मौसम में लगनी है। इसको हर साल मौसम में वो लोग लगाएं जो इस बीमारी का शिकार रहते हैं या जिनको दमा या एलर्जी या COPD है, उनके लिए मैंडेटरी और ये अवेलेबल होती है पाकिस्तान में, आजकल भी अवेलेबल है। तो ये वैक्सीनेशन हम स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं। इसी तरह वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं, जिनको इस किस्म का मसला है, वो नमूनिया की वैक्सीनेशन भी लगाएं, वो भी अवेलेबल है पाकिस्तान में। और वो वैक्सीनेशन 5 साल के बाद डिपेंड अपॉन डॉक्टर से आप रुजू कर सकते हैं, उसके मुताबिक उसको रिपीटेडली लगवाना चाहिए। तो वैक्सीनेशन एंड प्रिवेंशन क्या है कि आप मास्क पहन रहे हैं, ये सोल्यूशन है। फिर ट्रीटमेंट भी है, नेजल स्प्रे दिए जाते हैं, कुछ गोलियों की फॉर्म में टेबलेट दी जाती है, उससे मरीज़ कुछ बेहतर है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए, अब स्मोक आने वाला है, अभी तो उसका असर कम है इन दिनों में, आगे ज़्यादा होगा। बच्चे स्कूल जाते हैं, हम सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, सारे डॉक्टर्स कहते हैं जी सुबह मॉर्निंग वॉक करें, जब कि लाहौर का जो वेदर है वो तो स्मोक के दिनों में मॉर्निंग के लिए काबिल है ही नहीं। तो इसमें क्या करें सर? प्रिवेंट कैसे बच्चों को और बुजुर्गों को खास तौर पे वो कैसे करवाएं सर? ये तो कुछ कहवा यूज़ करें, कुछ गर्म पानी यूज़ करें, क्या करें सर? देखिए, ये मुश्किल है, बाहर भी जाना है हमने। अब हमारे पास मोबाइल आ गए हैं, अब सुना है गवर्नमेंट ने एक एप्लीकेशन दे दी है जो आपको बताएगी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स फलाना जी सर, गवर्नमेंट बड़ा काम कर रही है सर इस पे। बिल्कुल, उन्होंने वो गन भी लेके आए हैं, वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग तो वो ठीक है, जो मैं समझता हूँ दिस इज़ नॉट बैड। तो हम सबसे पहले अगर बाहर हमने जाना है तो हम बाहर उस वक्त जाएँ जब एयर क्वालिटी इंडेक्स रिलेटिवली रीजनेबल हो। ठीक है। और मास्क से प्रिवेंशन रखें, डाइट बैलेंस रखें, बैलेंस डाइट इज सोल्यूशन। सॉरी टू से आपको कट कर रहा हूँ, डाइट बैलेंस से आप क्या लेते हैं इस स्मोक के दिनों में? कुछ खास किस्म की आपको डाइट लेनी पड़ेगी? जिस दौर में जो फ्रूट्स आते हैं ना, ठीक है, वो फ्रूट्स अल्लाह ताला ने प्रोटेक्टिव रखे हैं, ओके, वो आपने उसको यूज़ करना है। हाइड्रेशन, पानी का इस्तेमाल बढ़ा के रखना है, ठीक है। बैलेंस, गुड स्लीप लेनी है, 6 से 8 घंटे सोना है। अच्छा, अब आपकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है फिजिकल एक्टिविटी की, तो मैं तो कतई नहीं ये कहूँगा कि आप मास्क पहन के बाहर अगर फिजिकल एक्टिविटी करें, बिकॉज मास्क पहनते हैं तो आप थोड़ा सा अनईजी फील करते हैं, लेकिन घर में तो किसी ने मना नहीं किया।
तो इसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। घर में आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है तो उठक बैठक तो आती है ना, बिल्कुल ठीक है। तो हम कर सकते हैं ना। तो ये तो हैबिट हमें एज अ जनरेशन खुद भी करनी है और अपने बच्चों को भी समझानी है। बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी, बैलेंस डाइट, गुड स्लीप और ये पुठे सीधे काम जिसमें वेपिंग स्मोकिंग को अगर आप अवॉइड करेंगे तो फिर ठीक है, आपका बुढ़ापा ठीक होगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर आप 40 साल की उम्र में बाबे बाबे बन जाएंगे। अच्छा सर, जाते हुए मेरे आपसे आखिरी 2 क्वेश्चन हो ये कि लंग्स को हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि मेरे लंग्स हेल्दी हैं या अनहेल्दी हैं? तो इसका भी कोई प्रोसीजर है कि आम बंदा भी घर में बैठ के देख सकता है कि यार मेरे लंग्स में क्या कंडीशन चल रही है या मैं कितना फिट हूँ लंग्स के हवाले से? अच्छा सवाल है। देखिए बात ये कि बड़े आप लोग ऐप देखते हैं कि जो लंबा सांस लेके रोकें और 10 सेकंड लेके। फिजिकल फंक्शन लंग टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट होता है, उसको कहते हैं स्पायरोमेट्री। ठीक है। एंड इट इज़ अवेलेबल और चीप है हर जगह पे। मेरे पास यहाँ पे भी अवेलेबल है, मेरे प्राइवेट सेटअप में अवेलेबल है, गवर्नमेंट सेटअप में अवेलेबल है। सर ये ना हम किसी लैब में जाएं तो वो कहें ये टेस्ट अवेलेबल ही नहीं है। नहीं जी, अच्छे सेटअप में अवेलेबल है, डोंट वरी, लैब में नहीं होगा अवेलेबल। ठीक है। अच्छे प्राइवेट और गवर्नमेंट सेटअप में अवेलेबल। ओके। इसमें आपने फूंक मारनी है, ब्लो करना है, आपके लंग्स के वॉल्यूम और कैपेसिटी पता लग जाती है। ठीक हो गया। और ये टेस्ट काफ़ी है अगर आपको कोई ऐसी सिम्टम जिसका मतलब है कि सांस में रुकावट है या सोजिश है तो बता सकती है, ये हम कर सकते हैं। और बाकी देखिए योगा की जो एक्सरसाइज है वो वी आर नॉट अगेंस्ट दैट, वो आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, लिटरेचर में उसका भी हवाला दिया जाता है, वो आपके जो लंग्स को इम्प्रूव करती है। चेक करने के लिए यही है, एक्सरे एक रोल प्ले कर सकता है, लेकिन वॉल्यूम क्या है, कैपेसिटी कितनी है, वो आपको ये स्पायरोमेट्री टेस्ट करेगा। अच्छा सर, हमने देखा अक्सर हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, सांस फूलना शुरू हो जाता है, इसका कोई लंग्स की हालत से कोई लेना देना है कि? बिल्कुल है। देखिए डिपेंड करता है ना, एक तो एक ऐसा शख्स है जो कभी भी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ा तो उसका सांस फूले तो उसको इजाजत है, लेकिन एक शख्स जो कि नॉर्मल एक्टिविटी कर रहा है और उस एक्टिविटी में सडन चेंज आया, उसका पिछले 6 महीने में सांस नहीं फूल रहा था लेकिन अब पिछले 2-3 दिनों से सांस फूल रहा है, ठीक है, तो ये एक सिम्टम है, ये इन्फेक्शन हो सकती है उसके लंग्स में। बिल्कुल। और अगर ये उसको स्पेसिफिक सीजन में सांस फूलता है तो ये भी दमे की एक अलामत है। अब दमे की 4 अलामत अगर आप देखें, खांसी, सांस में फूलना, चलने से सांस का फूलना, सांस में सीटियों की आवाज़ का आना या सांस की तंगी, ये 4 तो अलामत है ना इसमें से। तो एक अलामत सांस का फूलना भी है, तो इसको बिल्कुल अंडर एस्टिमेट ना करें, लेकिन इसको ज़रूर देखें कि पहले जितना है या उससे बढ़ गया। किसी वक्त होता है, रात लेट नाइट होता है या अर्ली मॉर्निंग होता है या किसी मौसम में होता है, इसको ज़रूर नोटिस करें। सर पंजाबी ज़ुबान में जाते जाते बताइए, लंग्स को सेफ और महफूज रखना कोई देसी टोटका? देखो देसी मेडिसिन नहीं सर, देसी टोटका। देखो देसी टोटके हम मेरे को पूछना रिलेटिवली मुश्किल आंसर हो गया ना, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि तुसी फिजिकल एक्टिविटी करो, सारे लोग जिन्हें भी लोग की हो। देखो जॉगिंग करना तो कोई किसी ने नहीं मना किया ना, उठक बैठक करना ये तो मना नहीं किसी ने किया। तो फिजिकल एक्टिविटी ताड़ी जी लंग्स ਨੂੰ इंप्रूव करेगी, कोई ये दो राय नहीं है। बिल्कुल ठीक है। जो तुसी ज़्यादा एक्टिविटी करोगे, ज़्यादा मूवमेंट करोगे, तानू ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, और ज़्यादा ऑक्सीजन वास्ते फेफड़े ਨੂੰ ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और जिन्ना वो काम करेगा उन्नी ਉਹਦੀ कैपेसिटी बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक है। और ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ, ਵੇਪਿੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਵਾਇਡ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੇ ਵਲੈਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੰਕ ਫੂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਕਦੀ ਚੀਟਿੰਗ ਡੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਵਾਇਡ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਐਂਡ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਦੇਸੀ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਹੇ ਨਾ तो फिर वो ब्रैडल वाला हाल हो जाना है कि वो पैरों तक ना तो रहा जाना तो ना बैठा जाना था। अच्छा सर, एक क्वेश्चन मुझे बड़ा ज़रूरी मेरे जहन में आ रहा था। कोविड के दिनों में सर आपसे एक इंडियन ने मैसेज किया था आपको, क्या पूछा सर उन्होंने? है तो हमारे दुश्मन मुल्क, बट हेल्थ के मामले में तो चलो वो ज़रा बता दें सर, वो क्या वाक़या था? यार बड़ी आपने बात की और मैं समझता हूँ बाय द वे वो मेरे लिए स्टार इम्तियाज़ था। देखिए अभी भी मेरे पास वो मैसेज थे। जी सर। ये मई या जून 2021 की बात है कि जब वहाँ पे डेथ काफ़ी होना शुरू हो गई, तो आई रिसीव्ड अ मैसेज, शिवाम में भी नाम था, आई विल शेयर दैट मैसेज विद। ओके। तो उन्होंने कहा कि जी हमने आपके बारे में पढ़ा है, देखा है, आप जो है वो आपकी ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी ये है और आपका सक्सेस रेट जो है अल्हम्दुलिल्लाह कोविड में अच्छा है। हाँ सर, मैंने कोविड में देखा आपको जिस तरह काम करते विदाउट मास्क, बस वो पेशेंट्स के दरमियान सर मैं सल्यूट करता हूँ। अल्लाह ताला ने करवा लिया। उसमें मैं अपने मोहसिन प्रोफेसर फरीद ज़फ़र प्रिंसिपल थे LGH की, बड़ा उन्होंने सपोर्ट किया, बड़े टीम वर्क था अल्हम्दुलिल्लाह। एनेस्थीसिया के बच्चों का टीम वर्क था, और अभी भी अल्लाह ने कभी मौका दिया तो वो टीम मैं अभी भी याद रखता हूँ। कभी मौका मिला तो उनको स्टार इम्तियाज़ मिलना चाहिए। उसमें वो वार्ड बॉय भी शामिल हैं जो उस मरीज़ को
व्हील चेयर पे ले के आते थे। वो स्टाफे भी शामिल है जो उनकी केयर करते थे। ये बहुत बड़ा खिदमत खल्क का एक मूवमेंट मैंने देखी, क्योंकि आई वाज एट दैट टाइम फोकल पर्सन कोविड-19 LGH, और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह काम किया था। तो मैं समझता जो ट्रू हीरोज़ थे ना, अनसन हीरो, वो हमारे छुप गए इस मामले में अनफॉर्चुनेटली। तो सर वो इंडियन वाला तो रह गया सर। फिर उसने मुझे कहा कि जी आपकी ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी क्या है। ठीक है। और यूजुअली वो ऐसा टाइम था कि आपको सबको पता है ना, मेरा सोना पूरा था ना खाना पूरा था, और मैसेज पे रिस्पांस देता, तो उसको मैसेज पे रिस्पांस मैंने बहुत जल्दी दिया। अच्छा, ही वाज सरप्राइज कि यार आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, और मैंने इससे सवाल पूछा है बजाय ये कि शायद उसका ये ख्याल था कि कोई एटीट्यूड होगा। जी जी सर, ऐसे। तो उससे मैंने कहा कि कैन यू कॉल मी। उन्होंने कहा जी सर मैं करता हूँ, आप मुझे मैसेज प्लान बताएं क्या। तो फिर मैंने उसको मैसेज किया कि यार ये हमारा प्लान है, ये हमारे वार्निंग साइन है जो हमने उर्दू में लिखा, वो मैसेज उसको मैंने किया। और उसके बाद उसने कहा कि ठीक है हम इसको स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद उसने शुक्रिया अदा किया। और मैं समझता हूँ ये पूरे पाकिस्तान के लिए बिल्कुल प्राउड का मूवमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे लिए यही सितारा इम्तियाज़ काफ़ी है। सर ये आपकी बातों में से एक और बात निकालता सर, ये आजकल जो एक मिथ चल रही है कि कोविड की जिनको वैक्सीनेशन लगी थी वो आजकल के दिनों में बंदे एक्सपायर हो रहे हैं, दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, इसमें कोई सदाकत है कि बस? देखिए, मैं आपको पता है कि जनरल में जो वैक्सीनेशन का इंचार्ज भी रहा था, तो 50,000 तो हमने भी लगाई, और 2 मुझे चाइनीज़ और 2 मुझे फाइजर लग चुके हैं। तो आपके सामने बैठा हूँ मैं, इसके अलावा तो मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। अल्हम्दुलिल्लाह आल मिथ, ऐसा कुछ नहीं है। ओके नाज़रीन, अली इजाज़ ऑफिशियल से इतना ही था। मैंने डॉक्टर साहब के, आप लोगों जितने सवाल थे डॉक्टर साहब के सामने रखे, कोविड से रिलेटेड, पल्मोनोलॉजिस्ट से रिलेटेड, और जितने वायरसेस जो वेप पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, होपफुली आपको मैंने टोटली अवेयर किया होगा। मिलते हैं अपनी नई एपिसोड में, अल्लाह ने के बाद।